हाय एवरीवन, आई एम राघव एंड आज के इस वीडियो में अपन कोड फोर्सेस के एजुकेशनल राउंड 177 के पहले चार प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। पांचवा प्रॉब्लम काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तो आई डोंट थिंक कि कोई बंदा जो फिफ्थ प्रॉब्लम अब सॉल्व करना चाहता है वो इस वीडियो पे आएगा। इसीलिए हम सिर्फ चार प्रॉब्लम्स अब सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम नेम इज़ क्लाउडबेरी जैम एंड प्रॉब्लम में क्या कहते हैं कि हमें जैम बनाना है जिसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लाउडबेरीज। तो अपन क्या है, 2 किलो बेरीज और 2 किलो शुगर, हम ये इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं। एंड इससे क्या होता है, 4 किलो जैम, लाइक यू विल एक्सपेक्ट कि 4 किलो बने बट एक्चुअली 3 किलो ही बनते हैं इनको मिला के, क्योंकि थोड़ा बहुत एवेपोरेट हो जाता है 1/4। तो कुल मिला के अपना पॉइंट इतना, प्रॉब्लम में बस इतना ही है कि भाई तुम 2-2 किलो इंग्रेडिएंट्स लोगे एंड 3 किलो बनेगा अपने पास में जो जैम है। एंड हमें पूछा जा रहा है कि हमें कितने किलो क्लाउड बेरीज चाहिए होंगे। तो हमें बताया था ना भाई, एक हमें जैम बनाना है क्लाउड बेरीज में से। तो हमें बताना है भाई कितना किलो क्लाउड बेरीज चाहिए रहेगा जिससे हम एन जार्स बना पाएँ 3-3 किलो के। तो अपने को ये बताया गया है हमें चाहिए 3-3 किलो के जार, तो एक जार में होगा 3 किलो जैम, है ना। एंड हमें बताया कि हम 2 किलो क्लाउड बेरीज हमें चाहिए थी 3 किलो जैम की प्रोडक्शन के लिए। एंड 3 किलो जैम में अपन एक जार भर सकते हैं। तो कुल मिला के हम 2 किलो क्लाउड बेरीज में 1 जार बन जाएगा हमारा, है ना। एंड हमें प्रॉब्लम में ये बता रखा होगा कि हमें कितना जार चाहिए, कितने सारे जार चाहिए। लेट्स से प्रॉब्लम में गिवन है कि भाई अपने को चाहिए 3 जार, 3 जार्स। तो हमें बस इतना बताना है कि भाई क्लाउड बेरीज कितनी चाहिए रहेंगी, कितने किलो। एंड प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है। एक नॉर्मल एग्जांपल लूँ तो लेट्स से आपको कोई हलवाई कहता है कि यार आप 2 किलो आलू में एक पेटी समोसे बना सकते हो। आपको एक पेटी समोसे के लिए 2 किलो आलू चाहिए, है ना। एंड वो कहे कि भाई तुम्हें बनाना है 10 पेटी समोसा, तो 20 किलो आलू चाहिए रहेगा। तो बस वही अपनी बनिया गणित लगानी है कि भाई एक जार के लिए चाहिए अपने को 2 किलो क्लाउड बेरीज, तो अपने को अगर एक्स जार चाहिए हो तो उसके लिए हमें 2x बेरीज चाहिए होंगी। तो जो भी हमारे पास में इनपुट आएगा उसका बस हमें डबल आउटपुट करना होगा। बस इतना ही कोड रहेगा। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। लेट्स सी कैसा लगता है ऑडियंस को। अगर अच्छा लगे तो इसी वे में बात करेंगे। वैसे जनरली मैं जो पीसीडीज बनाता हूँ वो इंग्लिश में रहते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप टीएल एलिमिनेटर्स चैनल है, उस पर जाके देख सकते हो। उस पर मैंने भी काफ़ी सारे पीसीडीज बना रखे हैं, अराउंड 30-40 और मे बी 50 इन टोटल। तो अम, इस कोड के अंदर ना ये वाली जो लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट मेन चीज़ क्या है ना, मैंने कोड थोड़ा ऐसे लिख रखा है कि हर एक टेस्ट केस के लिए, लाइक इस प्रॉब्लम में हमारे पास में काफ़ी सारे टेस्ट केसेस हैं। एंड हर टेस्ट केस में एक इनपुट इंटीजर लेना है, लाइक एक इंटीजर को इनपुट लेना है एंड कुछ आउटपुट देना है। तो मेरे इस कोड के स्निपेट में क्या है ना, मैं सिर्फ सॉल्व वाला जो फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर कोड लिखूंगा हर एक टेस्ट केस के लिए इंडिविजुअल। तो आपको अगर कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है कि भाई ये क्या है या ये क्या है या ये क्या है, डीबग वगैरह, तो इसे इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। एंड जिनको पता है उनको तो थोड़ा बढ़िया ही लगेगा। एक, अगर आपके पास में इतना बढ़िया जुगाड़ नहीं बता रखा था टेम्पलेट का, तो ऐसा कुछ कर सकते हो। इसमें क्या बेनिफिट है, अगर मेरे को कुछ प्री कंप्यूटेशन वगैरह करनी होती है सारे टेस्ट केसेस के पहले में, तो मैं सारा कोड इधर ही लिख सकता हूँ। एंड मैंने जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करे होंगे वो मैं इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर पाऊंगा, इस लैम्डा फंक्शन के अंदर। एंड इन केस अगर आपको इतना नहीं पता लैम्डा फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, तो आप सिंपली इग्नोर कर सकते हो।
कोड का लॉजिक बहुत सिंपल है, हर एक टेस्ट केस के लिए हम n को इनपुट ले रहे हैं और 2 × n को प्रिंट कर रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल था। अपन शुरू करते हैं फिर सेकंड प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम नेम इज लार्ज एरे एंड सेगमेंट्स। प्रॉब्लम कहता है कि अपने पे एक एरे है n साइज का एंड एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर k है हमारे पास में, एंड जो एरे था उसमें भी सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं। दिस थिंग इज एक्चुअली गोना बी इम्पोर्टेंट फॉर अस। एंड हम कहते हैं कि एरे बी को हम एरे ए से बना सकते हैं इन 3 रूल्स के अकॉर्डिंग। तो पहली चीज़ है कि भाई जो एरे बी है उसका साइज होगा n × k। पहले n एलिमेंट्स एरे बी के सेम होंगे जो एरे ए में थे, एंड बाकी के जो भी एलिमेंट्स होंगे एरे बी में वो इस वे में होंगे कि बी ऑफ आई की वैल्यू होगी बी ऑफ आई माइनस एन के इक्वल। तो सिंपल भाषा में बताऊं तो जो बी प्रॉब्लम है हमारा, ये हमसे कह रहा है लेट्स से आपके पास में एक एरे है 3 1 2 4 एरे ए एंड के की वैल्यू मान लो 3 है। तो एरे बी के अंदर क्या होगा, यही जो एरे था ए वाला, बस यही 3 बार रिपीट हो रहा होगा। तो इसमें एलिमेंट्स ऐसे रहेंगे 3 1 2 4, पहले एन एलिमेंट सेम है, एंड बाकी के एलिमेंट्स के लिए क्या है, जो फिफ्थ पोजीशन पे एलिमेंट आने वाला है वो फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, सिक्स्थ वाला सेकंड वाले के इक्वल होगा, थर्ड वाला सॉरी सेवन्थ एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा, एट्थ वाला फोर्थ के इक्वल होगा एंड सो ऑन। तो कुल मिला के एरे ऐसा ही बनेगा। एंड अपने को क्या करना है, हमें बताना है एक इंटीजर x भी गिवन है, लाइक अपार्ट फ्रॉम दीज इंटीजर्स ऑल द थिंग्स दैट वर गिवन अर्लियर, हमें एक इंटीजर x भी गिवन है, एंड हमें बताना है नंबर ऑफ सच पोजीशंस l for which there exists a position r greater than equal to l such that the sum of all elements in the array b in the segment from l to r is at least x। सो सीधी सीधी भाषा में कहें तो हमें ऐसे इंडिसेस बताने हैं जिधर से अगर आप मतलब अगर आप इसे कहते हो एल, तो एटलीस्ट एक ऐसा इंडेक्स होगा आर जो कि राइट साइड में आ रहा है एल के, एंड एल से लेके आर तक का सम ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, अपने को बस काउंट बताने की ऐसे कितने इंडेसेस हो सकते हैं, इससे कितने इंडेसेस हैं इस एरे में। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से 3 4 2 1 5, ये है अपने इनपुट्स। टेक्स्ट ओके। तो लेट्स से अपने पास ये इनपुट है, 5 साइज का है, 3 4 2 1 5 है ना, एंड के की वैल्यू 3 है। तो अपने पास में एरे रहेगा 3 4 2 1 5, 3 4 2 1 5, 3 4 2 1 5, है ना, ये हमारा एरे रहेगा, एंड एक्स की वैल्यू 10 है। तो हमें बताना है ऐसे कितने इंडेक्स हैं जिधर से आप शुरू करो तो आगे कोई एटलीस्ट एक ऐसा इंडेक्स होगा जिधर तक का सम आपका 10 हो एटलीस्ट। तो अब ना अपन थोड़ी सी सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं प्रॉब्लम को, कुछ कोडिंग से रिलेटेड नहीं, सिंपल कॉमन सेंस लगाएंगे। एक चीज़ सोचो, अगर मेरे को कहना है कि भाई इस इंडेक्स से लेके आगे क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा इंडेक्स है आर सच दैट आपका एल से लेके आर तक के सारे एलिमेंट्स का सम ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स रहे, एंड इस एरे में सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव है, तो हर एलिमेंट एटलीस्ट 1 के इक्वल होगा ही होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई इधर से लेके एंड तक का ही सम ले लेता हूँ, मेरे को बीच का देखना ही क्यों, मेरे को कोई एलिमेंट आर इधर का या इधर का देखना ही क्यों, मैं इधर से इधर तक के ले लेता हूँ। अगर इधर से इधर तक का सम मान लो 10 है, तो इधर से इधर तक का सम पक्का 10 से ज़्यादा होगा, एंड इधर से लेके लास्ट एलिमेंट तक का सम पक्का उससे भी ज़्यादा होगा, है ना।
तो अगर मैं हर एक एलिमेंट के लिए सिंपल ये चेक कर लूँ कि भाई इधर से लेके एंड तक का सम 10 या 10 से ज़्यादा है या नहीं, तो मेरा प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगा, है ना भाई? बिल्कुल बढ़िया। अब अगली चीज़ क्या है, अगर इधर से लेके इधर तक का सम मेरा 15 आता है मान लो, तो क्या मैं कह सकता हूँ यार, इधर पिछला जो इंडेक्स था या इधर का या इधर का या इधर का, जो भी इंडेक्सेस इस वाले इंडेक्स से छोटे थे, इनके सम तो पक्का और भी ज़्यादा आएंगे, है ना? तो लेट्स से अगर इस एलिमेंट ये एलिमेंट एक वैलिड इंडेक्स है, गुड इंडेक्स है कि इधर से लेके एंड तक का सम मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, तो इसके लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट्स का सम भी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ही होगा, है ना? सिमिलरली अगर इसका सम लेस देन एक्स होता तो इसके राइट वाले सारे एलिमेंट्स का सम भी, मतलब उधर से लेके एंड तक के एलिमेंट्स तक का सम भी लेस देन इक्वल टू एक्स ही रहेगा, लेस देन एक्स। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का सम 8 आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सम 8 से तो कम ही होगा कुछ ना कुछ, चाहे 7 हो या कुछ भी हो। तो इससे अपने को बड़ी अच्छी इंट्यूशन आ रही है कि भाई अपन बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। खैर मेरा सॉल्यूशन अलग था, ये मैं वो समझाते टाइम मैंने ध्यान दिया कि अच्छा ठीक है, बाइनरी सर्च भी लगा के कर सकते थे सिंपली। तो अभी बाइनरी सर्च के हिसाब से देखते हैं। कोड के कोड दिखाने के पहले मैं अपनी अप्रोच भी बताऊंगा। अभी अपन इंट्यूटिव वे में चल रहे हैं कि भाई जो जो बहुत कॉमन चीज़ें लग रही हैं प्रॉब्लम देखने पे, कि भाई इतना इतना तो सोचना चाहिए अपने को। तो अभी तक अपन ने कुछ खास ज़्यादा किया नहीं, अपन ने सिर्फ प्रॉब्लम समझा कि क्या करना है प्रॉब्लम में, एंड एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी यही वाली कि भाई किसी एलिमेंट से लेके जो अपन पे दो होते ना, प्रॉब्लम में अपने पे दो वेरिएबल्स थे एल और आर, तो अपन ने सिर्फ उनके ऊपर देखा कि भाई एल और आर ये दो वेरिएबल्स हैं। फिर अपन ने देखा यार आर तो हमेशा एंड पे रहे तो ही बेटर है, आर को तो अपन के इंटू एन जो भी सबसे आखिर वाला इंडेक्स है उस पे फिक्स ही कर दो। और एल के लिए अपन ने नोटिस किया कि भाई अगर ये एल से ये सब मेरा बड़ा आ रहा है तो भाई लेफ्ट वालों के लिए भी सबका बड़ा ही आएगा, इसको एल चूज करके भी और बड़ा ही आएगा, और इधर से शुरू करूँ तो राइट का और छोटा ही आएगा। तो अपन ने कहा कि भाई बाइनरी सर्च लगा लेते हैं, मेरे पास में जो भी ये एरे है, अम, अगर इस इंडेक्स पे मेरे को ये मिल गया भाई, बड़ा बढ़िया इंडेक्स है, यहाँ से लेके एंड तक का सम बढ़िया है, तो मैं कहूँगा कि भाई अ, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का सम मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो मुझे पता है लेफ्ट में तो देखने की जरूरत ही नहीं, तो मैं राइट से देखूंगा कि भाई राइट में कहीं पे सर्च करूँ। सिमिलरली अगर मेरे को राइट में कहीं पे फेल होता हूँ तो मैं लेफ्ट में देखूंगा, है ना? अपन इस चीज़ पे तो क्लियर है भाई, देखना किस साइड है। एट द एंड ऑफ द डे अपने को कोई एक ऐसा इंडेक्स मिल जाएगा जिधर का सम जिधर से लेके एंड तक का सम ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आ रहा है, और राइट वाले एलिमेंट पे अगर इस राइट पोजीशन से करना चाहोगे तो वो नहीं आ रहा होगा। तो अपन को जब ये एलिमेंट मिल गया, अपन कह सकते हैं भाई ये सभी एलिमेंट्स के लिए चीज वैलिड है ना? जो भी अपने पे स्टेटमेंट थी प्रॉब्लम में, जो भी सिचुएशन थी कि भाई ए एल से लेके ए आर तक का सम ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का, वो सिर्फ इस प्रीफिक्स के लिए ही वैलिड है। अब अगर अपन बाइनरी सर्च लगाते हैं, मान लो स्टार्टिंग रेंज क्या होगी, अभी वन बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, तो एल की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, जहाँ से लेके ए एल से लेके ये ए ऑफ के इंटू एन ही कह लो, सबसे लास्ट इंडेक्स यहाँ तक का सम ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो, तो यार एल की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकती है अपनी 1, है ना? सबसे पहला इंडेक्स। एंड एल की जो सबसे बड़ी वैल्यू है, एंड वैल्यू, वो लेट्स से के इंटू एन है, सबसे आखिर गए, सबसे आखिरी बंदा। नेक्स्टली मिड तो अपने को पता ही है भाई, 1, मतलब एल एस प्लस एल ई बाई 2 करके आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं भाई जो भी तुम्हारा एल मिड आया, उसके लिए चेक कैसे करोगे कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक का सम मेरा है कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स के लिए बस इतना निकालो भाई सम कितना है, फिर एक्स से कंपेयर कर लो। तो इसके ना मल्टीपल वेज हो सकते हैं। एक तरीका क्या है, जो एलिमेंट आया, मान लो एन की वैल्यू थी 5 एंड के की वैल्यू थी 7, एंड मेरा एलिमेंट आ रहा है 17, मान लो 17 आ रहा है फिलहाल के लिए।
तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, 17 था, है ना? तो इसका मतलब क्या है, 3 रिपीटेशंस तो पूरी पूरी जो थी ना, अपने पे एरे बी में क्या है, एन एन साइज का जो एरे था वही 7 बार रिपीट कर रहा है। तो अपने को पता है कि भाई टोटल पूरे एरे में से ये हिस्सा तो नहीं आ रहा होगा, है ना? अपना जो इंडेक्स है वो इस वाले एरे में लाई करेगा सेकंड पोजीशन पे। ये अपन कैसे निकालेंगे, 17/5 करोगे अगर, तो तुम्हें पता चल गया भाई 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना? तो 3 एरेज तो इसने पूरे पूरे छोड़ ही दिया, है ना? 3 एरेज तो पूरे पूरे लेफ्ट में छूट ही चुके। और फोर्थ वाले के अंदर अब अपन कर लो 17 mod 5, जिससे आ गया कि इस वाले रिपीटिशन के अंदर कौन सी पोजीशन है। तो अपने पे पता चल गया भाई ये पोजीशन है, एंड इस एलिमेंट को कंसिडर करना चाह रहे हो। तो एरे तुम्हें ऑलरेडी गिवन ही था प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, एन साइज एन कुछ बहुत बड़ा नहीं है, 10⁻5 जितना ही बड़ा है। तो एक बार क्या है, जब इनपुट लिया था तो सम निकाल लेते एरे का, है ना? एरे का सम निकाल लिया होता। तुम्हें पता है 3 बार छूट रहा है, तो तुम कह सकते हो सम जितना भी था एरे का इंटू 3, इतना सम तुम्हारा जो पूरा एरे था ना बी वाला उसमें से कम पड़ रहा है। और एक एलिमेंट और कम पड़ रहा है इस एरे का, है ना? एक साइज का प्रीफिक्स। तो एक प्रीफिक्स सम एरे भी बना सकते हो, और उस प्रीफिक्स एरे में से अपना फर्स्ट पोजीशन तक का सम। तो इतना तुम्हारा टोटल सम छूट रहा है। बेसिकली अपन ने सिर्फ ये काउंट करा है भाई जितने एलिमेंट्स हमारे नहीं आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से लेके एंड तक का सम निकालना चाह रहे हो, या तो ऐसे ही काउंट कर लो कि ये वाला सफिक्स और ये जितनी बार भी आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करके, ये ऐसा कह लो कि भाई एक बार में तुमने पूरे एरे का सम पता था, तो के इंटू सम से तुम्हें पूरे एरे बी का सम पता था, और उसमें से माइनस कर लिया जितना भी एरिया काट रहे हो, है ना? अब एक काटा पीटी तुम खुद भी कर सकते हो, एंड करनी चाहिए। अब अगर पूरा लॉजिक समझने के बाद में काटा पीटी करने पे दिक्कत आ रही है, तो प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है ना? क्योंकि ये चीज़ तो तुम्हें ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में करनी पड़ेगी। अभी लॉजिक समझ लिया, अगले कॉन्टेस्ट में फिर कोई प्रॉब्लम आएगा जिसमें ये चीज़ तो करनी पड़ेगी कि भाई लॉजिक सोच लिया, अब काटा पीटी करने वाला खेल है कि भाई इसका सम इतना होगा, इससे मल्टीप्लाई करना होगा, मेरे पे एलिमेंट की वैल्यू 17 है, इनकी इतनी है, तो डिवाइड करके निकाल रहा हूँ भाई कितनी रिपीटिशन है वगैरह, है ना? तो इतना मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। तो बस हो गया प्रॉब्लम फिर, और बचे क्या? आपने कहा कि भाई पूरे एरे का सम मेरे पास में था, जो भी एरे का सम था, मतलब एन साइज वाले एरे का सम था, इनटू में के ये हो गया मेरे मेरे एरे बी का सम। इसमें से मैंने माइनस कर लिया अपना L made by n, that is the number of arrays repetitions of array, into sum। इससे मेरे को पता चल गया इन सभी का कितना सम था, माइनस में प्रीफिक्स एरे जो भी आपने बनाया होगा उसमें एल मेड मॉड एन, जिससे मेरे को पता चल गया भाई इस -1 भी आएगा इसमें, मतलब -1 +1 वगैरह का देख लेना कि कैसे मैनेज करना है, इसमें नेगेटिव वैल्यू भी नहीं जानी चाहिए। अम, तो कुल मिला के ये जान लोगे कि भाई इसमें कितने एलिमेंट्स मिस कर रहे हैं, है ना? जो जितने एलिमेंट्स मिस कर रहे हैं उनका सब माइनस कर दिया, और ये जो एट लास्ट वैल्यू आई इसको ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है या नहीं ये कंपेयर कर लिया बस। अब मेरे लॉजिक में क्या था, मैंने इस चीज़ पे बाइनरी सर्च लगाने की जगह क्या करा, मैंने कहा भाई ये एरे बी है, इसमें कुछ यही तो है, एरे एक ही रिपीटिशन से बना है। तो मैं राइट से लेफ्ट में इटरेट करते हुए अम, ये रिपीटिशंस को ही काटता गया कि भाई अम, मैं चाहता हूँ कि पूरे कोई एक ऐसा इंडेक्स जहाँ से लेके एंड तक का सम एक्स हो। तो मैंने कहा भाई मैं राइट से लेफ्ट जाऊँगा, ब्रूट फोर्स वे में क्या कह सकते हो, एक एक एलिमेंट जोड़ता जाऊँगा, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई विल रियलाइज कि यार भाई सम मेरा एक्स हो गया, एक्स या एक्स से बड़ा हो गया। तो ये पहला इंडेक्स है ना, मतलब ये सबसे राइट मोस्ट इंडेक्स है जहाँ से लेके एंड तक का सम ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है। तो बस मुझे ये एलिमेंट मिल गया, तो यहाँ से लेके फर्स्ट एलिमेंट तक का यही सारे एलिमेंट्स हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को। बेसिकली आंसर मिल गया।
तो इस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो तरीका ये था कि एक एक एलिमेंट जोड़ते जाओ और सम जब तक एक्स ना पहुँचे। बट दिक्कत क्या आ सकती है भाई, एन की वैल्यू तुम्हारी 10⁵ है एंड के की वैल्यू भी 10⁵ तक है, तो एन इंटू के तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा है, एक एक एरे ही मैं पूरा पूरा काटता जाऊँ। अगर मेरे को पता है कि मेरी एक्स की वैल्यू लेट्स से 1000 है एंड एरे का सम मान लो 17 है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स में से मैं 17 माइनस करता रहूँगा जब तक एक्स की वैल्यू 17 से बड़ी है, या एक्चुअली बराबर है तो भी, है ना। जब तक एक्स की वैल्यू बड़ी या बराबर है 17 के, तब तक तो मैं पूरे पूरे एरे काटता जाऊँगा। एंड जब मैं पूरा एरे काट रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं एन एलिमेंट्स को काट रहा हूँ इकट्ठे, है ना। तो मैं इसका भी हिसाब रख सकता हूँ मैं कितने एलिमेंट्स काट रहा हूँ। और फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरा क्या होगा, एक्स की वैल्यू 17 से छोटी होगी, तो मुझे पता है कि ये वाला पूरा एरे तो नहीं कटेगा, बीच में कहीं ना कहीं पे जाके कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाएगा जहाँ से लेके एंड तक का सम मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आ रहा है अब। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब इस एरे पे इटरेट कर लूँगा। तो जो मैं एक एक एरे पूरे पूरे काट रहा था, ये चीज़ के से ज़्यादा टाइम्स नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि मेरे पे टोटल के ही एरेज थे। और जब मैं बीच में किसी एक एरे को पूरा इटरेट कर रहा हूँ तो उसमें टोटल एन ही एलिमेंट्स हैं, तो बिग O ऑफ एन प्लस के, मैं बस इतनी ही इटरेशंस कर रहा हूँ ओवरऑल। एंड पिछला शायद आई थिंक पिछला भी इतना ही ऑप्टिमल होगा शायद, थोड़ी बराबर सी होगी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर आसपास की। तो पिछले में मैंने क्या करा था, एक बाइनरी सर्च लगाई थी जिसमें रेंज थी मेरी 1 से लेके के इंटू एन की। तो एक तो इधर ही आ गई मेरी बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ लॉग ऑफ के इंटू एन की। और मैं एलमेड के अंदर मैं क्या चाहता था, मेरे को पूरे एरे का सम पता हो, तो उस चीज़ के लिए मेरे को एक बार बिग ऑफ एन की इटरेशन चाहिए रहेगी इनिशियली एक बार की, है ना। एंड मेरे को प्रीफिक्स सम एरे चाहिए था एक, वो भी मैं बिग ऑफ एन में ही निकाल लूँगा। एंड और कुछ नहीं चाहिए अपने को आई थिंक। मेरे को एलमेट पता है, मेरे को एन पता है, मैंने सम निकाल लिया है, मैंने को के पता है एंड ये भी सब निकाल लिया। हाँ, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी कुछ आएगी फिर, बिग O ऑफ एन प्लस log of n into k, which is better than the one which I implemented with। तो बाइनरी सर्च का सोल्यूशन ज़्यादा ऑप्टिमल है। एंड मैं अपना जो मैंने कोड किया था उसको दिखाता हूँ। सो इसमें क्या, मैंने सबसे पहले तो इनपुट्स लिए हैं इधर, बस इनपुट्स ही लिए हैं शुरू में। फिर मैंने सम को प्री कैलकुलेट कर लिया अपना कि एरे का सम कितना है। एंड इनिशियली मैंने अपने आंसर को कहा एन इंटू के, कि भाई मान लो सारी की सारी ही पोजीशंस अच्छी हैं, अब मैं इसमें से वो पोजीशंस काटता जाऊंगा जिधर से लेके एंड तक का सम मेरा लेस देन एक्स हो। तो इन केस अगर मेरा सारे एलिमेंट्स का सम ही एक्स से कम है, ये मेरे सारे एलिमेंट्स का सम कितना है भाई, एक एरे का सम था सम, और के एरेज थे, तो सम इनटू के इज द टोटल सम आई हैव फॉर ऑल द एरेज। अगर ये चीज़ एक्स से कम है फिर तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो, जिधर से लेके एंड तक का। तो अगर नहीं है तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा, वरना दूसरे केस में मैं आगे देखूंगा कि अगर कोई ना कोई एटलीस्ट कुछ तो आंसर मिल रहा होगा मेरे को। एंड जब तक मेरा एक्स की वैल्यू सम से ज़्यादा है तब तक तो मैं काटता जाऊंगा पूरे पूरे एरेस। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार आइटरेट करता हूँ एरे में राइट से लेके लेफ्ट में। एंड एलिमेंट्स काटता जा रहा हूँ, एक एक करके एलिमेंट काट रहा हूँ। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरा एक्स की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से छोटी हो जाएगी, है ना। तो जिस एलिमेंट पे मेरी वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से छोटी हुई, मैंने फ़िलहाल क्या है उसके लिए भी आंसर माइनस माइनस चला दिया था। तो मैं एक बार आंसर प्लस प्लस सिर्फ उसके लिए कर रहा हूँ जिस बंदे पे जाके मेरी एक्स की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से नीचे गई है। तो बस इतना ही कोड था। एंड सुनने में शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो क्योंकि मैं अप्रोच आपको बता रहा हूँ, अगर मैं किसी और की ऐसे अप्रोच सुन रहा हूँ तो हो सकता है मेरे को भी इतना अच्छे से समझना है। लेकिन अगर खुद से कॉपी पेन लेके करने बैठोगे
तो लाइक ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। एंड अब तो मेरे हिसाब से हो ही जाना चाहिए, एक बार जब सॉल्यूशन सुन लिया इसके बाद तो कॉपी पेन लेके बैठो और खुद से ही करना आगे का जो भी लाइक कोड करना है। तो उसके लिए मान लो 1 घंटे ब्रेक ले लिया, 1 घंटे के बाद में दोबारा से प्रॉब्लम पड़ा एंड कॉपी पेन लेके बैठे एंड सोचो कि यार प्रॉब्लम खुद से कैसे सॉल्व करते। मान लो अगर अगली बार ऐसे कुछ प्रॉब्लम कॉन्टेस्ट में आ जाए किसी, तो कैसे कैसे सॉल्व करोगे एंड फिर कोड करना खुद से। एंड ट्राई करना कि मेरा कोड जो था वो अपने दिमाग में मत रखना। मतलब अगर मेरा कोड थोड़ा बहुत आपके दिमाग में रहेगा, थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा, तो सोचोगे कम और वो वाला कोड ज़्यादा करोगे। ये वाली चीज़ मैं अपनी तरफ से करता हूँ कोशिश कि भाई अगर मैं किसी और का कोड देखा था अब सॉल्व करते टाइम, तो अ, थोड़े टाइम बाद कोड करूँ जब मैं दूसरे का कोड भूल चुका हूँ, जिससे कोड करते टाइम मेरे को खुद से एज केसेस सोचने पड़े। ऐसा ना हो कि मेरे को याद ही रह गया कि दूसरे बंदे ने ऐसा कुछ एज केस लगाया था या फिर ये लाइन करी थी एंड फिर क्या है ना, कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं। आपको लगता है आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपको चीज़ समझ आ गई, बट एक्चुअली अगली बार जब सेम प्रॉब्लम या सिमिलर प्रॉब्लम आता है आप फंस जाते हो फिर। मेरे साथ ऐसा हो रखा है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम नाउ, डिसअपियरिंग परम्यूटेशंस। तो ये वाला प्रॉब्लम सेकंड से भी सिंपलर है मेरे ओपिनियन में। इस प्रॉब्लम में क्या है, एक परम्यूटेशन गिवन है एन साइज़ की एंड हमें क्या है, एन क्वेरीज मिलेंगी। हर एक क्वेरी के अंदर एक एक इंटीजर गिवन होगा एंड जो भी इंटीजर गिवन है, हमें मान लो इंटीजर आपको एक्स गिवन है, तो आपको उस एरे में एक्स वाले इंडेक्स पे जाके वैल्यू ज़ीरो कर देनी है एलिमेंट की। जैसे कि अ, आपके पास लेट्स से एक परम्यूटेशन गिवन है 2143, ठीक है, एंड मैंने आपको एक क्वेरी में इंडेक्स दिया 3। तो आपको क्या करना है, थर्ड इंडेक्स पे जाके, फॉर नाउ आई एम हैविंग वन बेस्ड इंडेक्सिंग क्योंकि प्रॉब्लम में भी वन बेस्ड इंडेक्सिंग ही होगी। तो थर्ड इंडेक्स पे जाके आपको इस वैल्यू को सेट कर देना है 0 पे। तो आपका एरे बन जाएगा 2103, ठीक है। एंड ऐसे करके एन क्वेरीज होंगी, हर एक क्वेरी में अलग अलग नंबर होगा, तो कुल मिला के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे एट दी एंड, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक एक बार आ रहा होगा। जो भी परम्यूटेशन में थे सारे एक एक करके ज़ीरो हो रहे होंगे। एंड हमें क्या करना है, हर एक क्वेरी में एलिमेंट को ज़ीरो करने के बाद बताना है कि भाई अगर आप चाहो इस एरे को एक वापस परम्यूटेशन बनाना वन टू वन की, मतलब हर एक एलिमेंट वन से लेके एन तक एक एक बार आ रहा हो, अगर ये चीज़ दोबारा बनाना चाहते हो तो मिनिमम कितने ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। जिधर आप एक ऑपरेशन में, जैसे कि आप एक ऑपरेशन में कोई भी एक इंडेक्स आई चूज़ कर सकते हो एंड मान लो मैंने इंडेक्स आई 3 चूज़ किया, तो मैं थर्ड एलिमेंट पे वैल्यू 3 सेट कर दूंगा। तो अगर मैंने ये इंडेक्स चूज़ किया, मैं इधर जाके वैल्यू 3 सेट कर दूंगा। फिर अब अभी भी क्या है ना, मेरा एरे बना है 2133, ये भी परम्यूटेशन तो नहीं है, बट अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस एलिमेंट को चूज़ कर सकता हूँ एंड मैंने फोर्थ इंडेक्स चूज़ किया, तो मैं इसको काट के 4 कर दूंगा। तो मेरा परम्यूटेशन बन जाएगी 2134। लाइक दिस इज एक्चुअली अ परम्यूटेशन। तो मेरे को दो ऑपरेशंस लगाने पड़े। अब मेरे को एक्चुअली चेंज नहीं करनी, मुझे एक्चुअली परम्यूटेशन नहीं बनानी है, मेरे को सिर्फ ये बताना है मिनिमम कितने ऑपरेशंस चाहिए एंड जो क्वेरीज दी जा रही हैं वो करते जाना है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ। ये वाला एग्जांपल सही लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है। Did I not copy this properly? या पेन के चक्कर में नहीं दिख रहा। ओके, इधर है। ड्रैग एंड ड्रॉप का है क्या, मेरे को भी नहीं पता। ये
ओके, तो मेरे पास में एरे है 4 5 3 1 2। ठीक है, सबसे पहला हमें क्वेरी दी जाती है 4 की, तो अपन क्या करेंगे, इसको ज़ीरो कर देंगे। तो अपना परम्यूटेशन क्या है, इधर ज़ीरो लगा लो, या बस मैंने क्रॉस कर देता हूँ, जहाँ पे ज़ीरो होने वाला है ना वहाँ पे क्रॉस कर दिया। तो अब अगर आप इसको करना चाहते हो, एक परम्यूटेशन बनाना चाहते हो, तो आपके पास अभी इधर ज़ीरो है ना, आपके पास अभी क्या है, एक एलिमेंट वन मिसिंग है, एरे में वन नहीं है फिलहाल। अब वन को आप कैसे ला सकते हो, आपके पास एक ही जरिया है कि आप ऑपरेशन लगाओ इंडेक्स वन पे, आपके पास और कोई तरीका नहीं है वन को लाने का। तो ये हमारे लिए चीज़ सिंपल हो गई, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, हमें पता है हमें पहला ऑपरेशन वन पे ही लगाना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। तो पहला आई हमने चूज़ किया वन। अब वन चूज़ किया तो यहाँ पे हमारा वन आ गया। एंड अब हमारे एरे में फोर नहीं है, पहले हमारे एरे में जैसे वन मिसिंग था वैसे फोर मिसिंग है। फोर को लाने का भी एक ही जरिया है, आप इंडेक्स फोर चूज़ करो। तो इस केस में हम इंडेक्स फोर चूज़ करेंगे, इधर फोर आ जाएगा एंड परम्यूटेशन बन गई, है ना। अब अपने पे परम्यूटेशन एक बन गई, तो दो ऑपरेशन लगे हमारे। तो पहले उसका आंसर तो हो गया टू। अगले में क्या अपन ने इंडेक्स फाइव, मतलब क्वेरी में मिलती है हमें फाइव की, ये वाली। तो हमने फिफ्थ को भी कर दिया क्रॉस। अब क्या है ना, वन भी मिसिंग है टू भी मिसिंग है, दोनों के लिए सिंपल सा है भाई, वन और टू हमें लगाने ही पड़ेंगे क्वेरीज वन और टू पे। वन और टू पे अगर अपन क्वेरी लगाते हैं इधर, तो फोर और फाइव मिसिंग है। फिर सॉरी, ऑपरेशन लगाया हमने वन और टू पे, अब ऑपरेशन हम लगेंगे फोर और फाइव पे, तो इधर फोर और फाइव पे लगा के अपने पे इधर चार ऑपरेशंस लगे एंड सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे वापस आ गए, है ना। एरे बन गया इधर वन टू फोर एंड फाइव, तो एक परम्यूटेशन बन गई हमारी। तो इधर हमें फोर ऑपरेशंस लगाने पड़ रहे हैं। नेक्स्टली वन है, तो इससे अगर अपन काट भी दें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वन का ऑपरेशन तो अपन लगा ही रहे थे एंड फोर वाला इधर भी अपन लगा ही रहे थे, तो सेम ही चीज़ होने वाली है दोबारा। तो अभी भी फोर ही ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। अगले में क्या, थ्री काट दिया। अब जब थ्री काट दिया तो वही जैसे पहले अपन फोर ऑपरेशंस लगा रहे थे ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, वो तो लगेंगे, साथ में एक ऑपरेशन इधर भी लगाना पड़ जाएगा, तो पांच ऑपरेशन लग रहे हैं हमारे। एंड लास्ट वाले में भी वही पांच ही ऑपरेशंस निकलने वाले हैं। एक चीज़ अपन अभी नोटिस कर भी पा रहे हैं कि भाई, अगर मेरे पास जब एक एलिमेंट कटा था और मेरे को दो ऑपरेशंस लगाने पड़ रहे थे, अब मैं जब अगला एलिमेंट काटूंगा तो मेरे को दो ऑपरेशंस तो लगाने ही पड़ेंगे, है ना। ये दो तो लगेंगे ही लगेंगे। जो अगला नया एलिमेंट काटा है, अगर वो इन दोनों में से ही कोई हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैं इन पे ऑपरेशन पहले भी लगा रहा था। अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट काट भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है ना। अच्छा, एक एक ऑब्जर्वेशन और है, इस पे भी थोड़ी देर में आएंगे। अ, एक तो ऑब्जर्वेशन चलो ये हो गई कि भाई सेम ही, अम, हाँ, अगर मान लो पहले मेरे को दो काटने पड़ रहे थे, तो दो तो अब भी काटने ही पड़ेंगे। अब अगला जो मैंने एलिमेंट काटा था वो फाइव था अभी, है ना। तो जो अगला एलिमेंट काटा है वो अगर इन दोनों के अलग हुआ कुछ, तो मुझे हो सकता है कि भाई थोड़े और ऑपरेशंस लगाने पड़ जाएं, क्योंकि जहाँ पे ये एलिमेंट आ रहा था वहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा, फिर वो एलिमेंट जहाँ आ रहा था वो वहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा एंड सो ऑन। इन केस अगर आपने डायरेक्टेड ग्राफ्स के बारे में पढ़ा है तो, या नहीं भी पढ़ा, बस ग्राफ्स पता है तो भी थोड़ा इतना सोच सकते हो कि भाई, अगर आपके पास में एक लाइक ग्राफ का प्रॉब्लम नहीं है, बाय द वे, मैं सिर्फ ग्राफ के साथ में थोड़ा रिलेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अपना कोड फोर्सेस पे थोड़ा नया था, तो उस टाइम पे मैंने नोटिस किया था कि यार कोड फोर्सेस पे लाइक मल्टीपल टाइम्स ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स मिले थे मेरे को, जहाँ पे सिंपल सा प्रॉब्लम है ग्राफ की तरह सोचने पे और सिंपल लग रहा था। लाइक कुछ एरे हो, परम्यूटेशन से रिलेटेड हो एंड ऐसा सही रिलेशन हो कि भाई वन वाला जो था ये काटा है, तो भाई मैं वन वाले इंडेक्स पे जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट था मैं उसके इंडेक्स पे जा रहा हूँ, मान लो वी थ्री होता है इधर, मैं इस इंडेक्स पे जाता। मान लो इस जगह पे फाइव होता, मैं उसके उस इंडेक्स पे जाता। एंड मान लो इधर फोर होता तो मैं इधर आता। कुल मिला के घूम फिर के ना एक साइकिल बनी जाएगी। अब वो साइकिल में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ये कुछ भी हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक साइकिल बन जाएगी।
मैं इधर से शुरू करूँगा, मैं कहीं पे जाऊँगा, मैं फिर वहाँ से कहीं पे जाऊँगा, फिर मैं वहाँ से घूम फिर के करंट फर्स्ट एलिमेंट पे ही आऊँगा। हर एक एलिमेंट पे मैं एक ही जगह से आ रहा हूँ, क्योंकि भाई वन वाला एलिमेंट एक ही है ना एरे में। तो एक ही एलिमेंट है जो भाई इस जगह पे लेकर आएगा मेरे को, कि भाई अ, इस वाली इंडेक्स पे ऑपरेशन लगा लेता हूँ, है ना। एक ही बार होगा भाई जब मेरे को वन की कमी पड़ रही हो एरे में। तो कुल मिला के जो चीज़ मैंने नोटिस करी थी ऐसे में, ज़्यादा मैं इस मेरे पढ़ाने वाले स्टाइल में इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि ये खुद से सोची जा सकती है चीज़। मेरे को भी किसी ने पढ़ाई नहीं थी, मैंने भी खुद ही सोची थी साइकिल वाली चीज़। एंड मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इतना आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इतना खुद से दिमाग नहीं लगाओगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। अगली बार जब कभी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो खुद से क्रिएटिविटी नहीं होगी सोचने की कि भाई ऐसे करूँ वैसे करूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा छोड़ता भी जा रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ें बीच में, कि इन्हें आप खुद से करिए। बिकॉज ह्यूमन नेचर है ना, कि अगर मैं ये चीज़ को स्पून फीड कर दूंगा तो करने का मन नहीं करेगा। मैं ऑडियंस पे होता, मेरा भी मन नहीं करता। तो अभी के लिए पॉइंट क्या है, मैं एक एरे में एक परम्यूटेशन वाला एरे हो, ये चीज़ आप हमेशा के लिए भी याद रख सकते हो। आपके पास में अगर कभी भी कोई परम्यूटेशन है एंड आप किसी एक एलिमेंट से शुरू करते हो, इधर जो भी वैल्यू होती है, लेट्स से वैल्यू 8 है, फिर आप कहते हो मैं 8th इंडेक्स पे जाता हूँ, एंड फिर वहाँ पे जो भी वैल्यू होती है आप उसके इंडेक्स पे जाते हो, और वहाँ से किसी और इंडेक्स पे जाते हो, जो जो वैल्यूज मिलती जा रही है उन इंडेक्सेस पे जा रहे हो। तो एट द एंड ऑफ द डे एक साइकिल बनेगी, और जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पे आप पक्का पक्का पहुँचोगे वापस। ठीक है। और जो जो बीच में वैल्यूज आई थी ना, वो वही होंगी जो आपको इंडेक्सेस मिले हैं। मतलब जो भी आपको वैल्यू मिली आप उस इंडेक्स पे हमेशा गए। तो जिन जिन इंडेक्सेस पे गए आपको वो वाली सारी वैल्यूज मिली होंगी, है ना। मैं इन 4 इंडेक्सेस पे गया तो ये जो 4 इंडेक्सेस थे मेरे को यही 4 वैल्यूज मिली होंगी इन 4 इंडेक्सेस पे, एक साइक्लिक ऑर्डर में, है ना। कि भाई इधर जो भी था, मतलब ये इंडेक्स वाली वैल्यू इधर थी, ये इंडेक्स वाली वैल्यू इधर थी, ये इंडेक्स वाली वैल्यू इधर थी, एंड ये इंडेक्स वाली वैल्यू इधर थी। तो ये एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो मेरे लिए चीज़ सिंपल है, मुझे क्या करना है, मैं इस इंडेक्स से शुरू करके एक, मुझे पता है एक साइकिल बनेगी, है ना। एट द एंड ऑफ द डे मैं करंट इंडेक्स पे वापस आ जाऊंगा। तो बस मैं जाके क्या कहता हूँ, मैं इन सारे इंडेक्सेस को नोट कर लेता हूँ, मैं कौन कौन से इंडेक्सेस पे गया था। एक एरे में कहीं पे एक विजिटेड एरे बना के या कुछ मैप बना के या सेट बना के मार्क कर लेता हूँ, कि भाई ये सारे के सारे एलिमेंट्स पे, ये सारे के सारे इंडेक्सेस पे मैं ऑपरेशन लगा ही रहा हूँ, है ना। मेरे को वन कटा था सबसे पहली बार में, तो मुझे पता था कि मुझे इंडेक्स वन पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। फिर मुझे इंडेक्स वन पे 4 था, जो कि अब गायब हो गया एरे में से, तो मुझे पता था मुझे इंडेक्स 4 पे लगाना पड़ेगा। तो मैं एक सेट के अंदर बस मेंटेन कर लूँगा कि भाई मुझे किन किन इंडेक्सेस पे ऑपरेशन लगाना ही लगाना है ना। अब फ्यूचर में जब भी कभी वही इंडेक्स कटे, लाइक जो भी इंडेक्स कटे, अगर वो ऑलरेडी एक ऐसा इंडेक्स है जिस पे ऑपरेशन लगाना ही लगाना है, तो कुछ नहीं बदल रहा। अगर कोई एक नया इंडेक्स आ जाता है तो मैं वही खेल खेलूंगा। उस इंडेक्स पे से शुरू करो, एक साइकिल चला लो, कि भाई ये 5 चाहिए था, 5 वाला मेरे को इसी इंडेक्स में मिलेगा। अब मेरे को 2 चाहिए तो मेरे को 2 इसी इंडेक्स में मिलेगा, घूम फिर के मैं सेम जगह आ ही जाऊंगा। साइकिल हो सकता है एक ही साइज की हो, सेम एलिमेंट सेम इंडेक्स पे। तो बस यही खेल था। अब इन केस अगर आप पहली बार ऐसा कुछ देख रहे हो, शायद थोड़ी देर कुछ सोचना पड़े, बट ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। तो मतलब मोस्टली जो भी कैंडिडेट मास्टर या इससे ऊपर के रैंक के बंदे हैं वो देखते ही सॉल्व कर दिए प्रॉब्लम को। बाकी ये किसी प्रॉब्लम पे हो सकता है थोड़ा सोचना पड़े। इस पे ज़्यादा कुछ सोचना इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड चीज़ थी है। तो अगर पहली बार पढ़ा है तो उस केस में आई वुड जस्ट से कि यार बढ़िया बात है, आगे के लिए आपको कुछ सीखने मिल गया, जो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि काम में आ जाएगी नियर फ्यूचर में। तो ये कोड है, इनपुट्स लिया,
एक मैंने विजिटेड एरे बनाया ये चीज़ का ट्रैक रखने के लिए कि कहाँ कहाँ पे मैं ऑपरेशन लगाने वाला हूँ। एन क्वेरीज हैं, हर एक क्वेरी के लिए ये मैं ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करने के लिए माइनस कर रहा हूँ दोनों जगह। जब तक विजिटेड नहीं होती, मतलब मैं बस जो भी इंडेक्स गिवन था, जब तक वो विजिटेड में नहीं काउंट होगा तब तक मैं क्या करूँगा, उसे विजिट करता जाऊँगा। एंड विजिट का मतलब क्या है, बस मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं इधर ऑपरेशन लगाऊंगा ही लगाऊंगा। काउंट मैंने बढ़ा लिया क्योंकि मैं इधर ऑपरेशन, एक नया इंडेक्स मिल गया जहाँ पे ऑपरेशन लगाने वाला हूँ। एंड फिर मैं क्यू इक्वल टू ए क्यू, कि भाई अब मैं उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट था ना वहाँ पे जाना होगा मेरे को आगे, तो उसके लिए ये बस साइकिल चलाने वाली बात है जो मैं साइकिल कह रहा था ना। साइकिल से मेरा मतलब बेसिकली यही है कि मैं एक एलिमेंट से शुरू करूँगा एंड घूम फिर के सेम ही जगह आने वाला हूँ। तो इस चीज़ को एक साइकिल कह रहा हूँ। तो बस जो भी इंडेक्स मिल, जो भी वैल्यू है एलिमेंट की, उसी इंडेक्स पे जाते जाओ एंड काम हो जाएगा। तो इन केस अगर ये आप पहले सॉल्व नहीं कर पाए थे, अभी सॉल्यूशन देखा, समझ आ गया क्या करना है, तो काम आपका ख़त्म नहीं हुआ है। आपको इसके ऊपर ये भी सोचना है कि आप कैसे सोच पाओगे इस सॉल्यूशन को, है ना। ये चीज़ अगर आप इस पे फोकस करोगे ना तो आप कुछ ना कुछ नोटिस करोगे, चीज़ें जो आप एक्सप्लेनेशन सुनते टाइम नहीं नोटिस कर पाए थे। तो होगा क्या, फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आता है ऐसा, इससे सिमिलर कुछ सिमिलर आइडिया हो, उसको सोच पाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो डी प्रॉब्लम करना है। एक बार 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मेरा अभी गला थक गया तो खांसते खांसते पढ़ाने से अच्छा है कि एक बार ब्रेक ले लूँ 5 मिनट का मैं भी। ओके, सो आई एम बैक। तो अब डी प्रॉब्लम करते हैं। डी प्रॉब्लम जनरली थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, अभी आज के कॉन्टेस्ट में काफ़ी सिंपल है। आज का या कल का जो भी है, मैं 3:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, क्या दिन आ गया। जनरली लोग के कॉन्टेस्ट ख़त्म हुआ और हाथ के हाथ बनाते हैं, मैं आधी रात में सोने के टाइम उठा कि भाई कॉन्टेस्ट देखें कैसा आया था, वीडियो बनाए अगर बढ़िया लगे तो। हाँ, तो प्रॉब्लम कहता है भाई, हम पे एक स्ट्रिंग है एस साइज़ की, सॉरी स्ट्रिंग एस एन साइज़ की, अच्छा एन नहीं है कुछ भी, बस एक स्ट्रिंग एस है। एंड हमें सारे करेक्टर्स की फ्रिक्वेंसीज गिवन है। एंड हमें पूछ कहा जाता है कि हमें एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसके अंदर हर पेयर ऑफ indices I and j such that si and sj are equal, the difference of these indices is even। तो मतलब ऐसे बताना ज़्यादा इजी रहेगा प्रॉब्लम की जगह, कि अपने पे एक स्ट्रिंग, लेट्स से हम एक स्ट्रिंग को अच्छा कहते हैं अगर उस स्ट्रिंग के अंदर जहाँ जहाँ एस आई और एस जे इक्वल हो, दो इंडेसेस आई एंड जे पे एस आई और एस जे इक्वल हो, उन केस में ना आई और जे का एब्सोल्यूट डिफरेंस इवन होना चाहिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस उसका इवन हो। ये चीज़ होल्ड, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ट्रू रहनी चाहिए। तो ऐसा मान सकते हो कि आपके पास में अगर कोई स्ट्रिंग है 7 साइज़ की, तो उसमें ये 4 अपने अलग पोजीशंस हैं एंड 3 ये अपनी अलग पोजीशंस है ना। जो भी करेक्टर आपका इनमें से किसी एक पे आ रहा है, उसकी बाकी की सारी अकरेंसेस भी इन्हीं में से किसी पे आनी चाहिए। अगर किसी और पे आती है, जो बाकी के 3 बच्चे हैं इनमें से किसी पे आती है, तो वो डिफरेंस ऑड हो जाएगा, है ना। सिमिलरली आप चाहते हो कि भाई डिफरेंस इवन रहे, तो अगर आपका ए, मान लो इधर ए आता है और ए की एक और अकरेंस है, तो या तो आप इधर रख सकते हो या इधर रख सकते हो, बाकी की किसी और पे नहीं रख सकते, है ना। तो कुल मिला के अपने को लाइक ये वाली चीज़ मेरे को हमेशा इंट्यूशन आता है अगर मैं ऐसा कुछ पढ़ता हूँ कि भाई एब्सोल्यूट डिफरेंस इवन होना चाहिए सेम करेक्टर पे, उसका सीधा साधा मतलब है कि भाई उस स्ट्रिंग के अंदर आप
ऑड वाली जो पोजीशंस हैं एंड जो इवन वाली पोजीशंस हैं, इनमें किसी एक ही जगह रख सकते हो। या तो सारे करेक्टर्स ऑड वाली पोजीशंस पे हो या सारे करेक्टर्स इवन वाली पोजीशंस पे हो। और अम, अपने को सिर्फ ये बताना है ऐसी कितनी स्ट्रिंग अपन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमें हर एक करेक्टर की फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमें गिवन है कि भाई ए आना है 2 बार एरे में, बी आना है 1 बार एंड सी आना है 1 बार। तो अब अपन से पूछा जा रहा है कि भाई ऐसे कितनी तुम स्ट्रिंग्स बना सकते हो जिसमें यही फ्रीक्वेंसीज हो इन करेक्टर्स की, एंड ये वाली कंडीशन ट्रू है कि भाई सेम करेक्टर इवन डिस्टेंसेस पे होंगे। तो इस केस में क्या, अपन पे 4 पोजीशंस हैं। अगर ए आपका इधर आएगा तो इधर भी आएगा ही आएगा। फिर बी और सी के लिए या तो बी सी ऐसे रख सकते हो या फिर सी बी रख सकते हो। तो कुल मिला के अगर ए इनमें से किसी एक पे आ रहा है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, ए बी ए सी एंड ए सी ए बी। एंड अगर आप ए को इधर रख देते तो भी 2 पॉसिबिलिटीज़ रहती, बी ए सी ए एंड सी ए बी ए। तो 4 स्ट्रिंग्स बन रही हैं अपनी। एंड पहला एग्जांपल बहुत सिमिलर है, उसके अंदर भी 4 ही आंसर है। अभी वाले एग्जांपल में अपन ने ए बी और सी ले लिया, उसमें उन्होंने ए बी और के है, सी की जगह पे के है वन अकरेंस का। बट एट द एंड ऑफ द डे बात तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि क्या करेक्टर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी से फ़र्क पड़ता है अपने को सिर्फ। तो उसका भी आंसर 4 ही आना था। तो एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया अपन ने। मैं अब अपना इंट्यूशन बताता हूँ कि मेरे को पढ़ने पे क्या क्या इंट्यूशंस है। आई बिलीव काफ़ी लोगों के लिए जो मेरे को इंट्यूशंस आए थे ये हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम्स शुरू में जब पहली बार ऐसे ऐसे आइडियाज़ देखे थे तो दिमाग लगाया था एंड कुछ पैटर्न्स नोटिस करे कि यार प्रॉब्लम ऐसा कुछ होता है, तो कई बार ये वाला आइडिया लग रहा होता है एंड सो ऑन। तो मेरे इंट्यूशन सुनना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एंड मतलब जब मैंने कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट देने शुरू किए थे तो मैं उत्कर्ष गुप्ता के वो देखता था, पीसीडीज, एंड अमनिक के भी काफ़ी ज़्यादा देखते थे इन दोनों के, एंड कई बार प्रियांश के भी। तो इनमें क्या है, मैं इन्हीं चीज़ों को नोटिस कर रहा होता था और इससे मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील हुई थी। तो मैं काफ़ी ज़ोर दे रहा हूँ इस चीज़ पे कि प्लीज़ ट्राई टू फोकस अलॉट ऑन दिस, कि क्या क्या इंट्यूशंस आ रहे हैं, किन किन चीज़ों पे आ रहे हैं। सबसे पहले तो यही था भाई, एस आई एंड एस जे अगर इक्वल हैं तो आई माइनस जे मॉडलो शुड बी इक्वल टू 0, इवन डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो उसी से अपन ने नोटिस किया कि भाई या तो इवन पोजीशंस पे आएगा बंदा या फिर ऑड पोजीशंस पे आएगा। ठीक है। नेक्स्टली अपन ने जो एग्जांपल लिया था ना, ये ए 2 बार आता है, बी 1 बार आता है एंड सी 1 बार आता है। अब एक चीज़ देखो, मैं चाहता हूँ इवन पोजीशंस पे, अगर ए इवन पे आ रहा है तो इवन पे ही आए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं ए टू जेड में से चाहता हूँ कुछ एलिमेंट्स चूज करना, लेट्स से ए बी डी के एंड कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि मैं इवन पोजीशंस पे रखूँगा। ठीक है, सिर्फ यही एलिमेंट्स रखूँगा एंड इन्हें इवन पोजीशंस पे रखूँगा। तो बेसिकली मैं कुछ ऐसे करेक्टर्स चूज करना चाहता हूँ जिनकी फ्रीक्वेंसीज का सम जितनी नंबर ऑफ इवन पोजीशंस हैं उसके इक्वल हो। तो अच्छा, पोजीशंस कितनी रहेंगी अपने पे, लेट्स से मेरे पास में एक 7 साइज की स्ट्रिंग है। तो इसमें 3 तो पोजीशंस ये वाली हैं। अगर वन बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से देखो तो इवन पोजीशंस हैं, ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से देखो तो ऑड ऑड पोजीशंस हैं। सिमिलरली ऐसे कुछ 4 पोजीशंस हैं। तो बेसिकली अगर आपके एरे की सॉरी स्ट्रिंग की लेंथ इवन है तो उस केस में ऑड पोजीशंस एंड इवन पोजीशंस n/2 रहेंगी। एंड अगर ऑड लेंथ है तो n/2 लोअर एंड n/2 सी सॉरी, बेसिकली n/2
फ्लोर एंड एन बाई टू सील, तो सेवन एन की वैल्यू इधर 7 थी, तो फ्लोर आ गया 3 एंड सील आ गया 4। ठीक है, तो अपन क्या चाहते हैं, मतलब इनमें से कोई भी एक चीज़ ले लूँ। अगर मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स चूज़ कर लूँ जो कि मैं इन पोजीशंस पे रख सकता हूँ, तो बाकी के सारे एलिमेंट्स मेरे ऑटोमेटिकली इनमें आ जाएंगे, है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारे के सारे मिला के तो पूरा ले लेते जगह। तो किसी भी एक के लिए देख लो। तो अपन का मोटिव क्या है, पहली चीज़ तो ऐसा कोई कुछ करेक्टर्स निकालना जो कि अगर मैं रखूँ तो मैं इवन इवन पोजीशंस पे रख पाऊँ, है ना, जिससे एटलीस्ट मेरी पहली कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो मेरी ट्रू है ना। अब अपने पे क्या सीन रहता है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालना। मान लो अभी वाले एग्जांपल के लिए मैंने डिसाइड कर लिया कि अच्छा भाई मैं ए को रख लेता हूँ इवन पोजीशंस पे, तो ए और ए मेरा फिक्स हो गया। अब मेरे पे बचे बी और सी, एंड अभी तो मेरे केस में यही है कि दो ही करेक्टर्स रख सकता था मैं इवन पे, बट अगर ज़्यादा रख सकता होता तो इसमें भी कुछ परम्यूटेशंस का स्कोप रहता, एंड अभी बी और सी में कुछ परम्यूटेशन का स्कोप है। तो मुझे ये भी निकालना पड़ेगा कि भाई इनकी आपस में कितनी परम्यूटेशंस बन सकती हैं और इनकी आपस में कितनी परम्यूटेशंस बन सकती हैं। ऑब्वियसली कोई करेक्टर इधर आना है तो वो इधर ही आएगा, वो इनमें नहीं आएगा। इसका हमें कोई ध्यान रखना है। ओके, तो मैं क्या कहता हूँ, एक जो स्पेसिफिक वे मैंने सोचा था कि भाई मैं ए को, ये मतलब जो भी है अभी, एक प्री रिक्विजिट है जो आपको पता होनी चाहिए। एक सब प्रॉब्लम देता हूँ, आपके पास में एक स्ट्रिंग है A A B B B C, एंड आपको बताना है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द स्ट्रिंग, और बेसिकली नंबर ऑफ यूनिक परम्यूटेशंस ऑफ द स्ट्रिंग। तो एक परम्यूटेशन मेरी A B C B है ना। इसमें चाहे मैं ये वाला ए इधर लगाऊं या चाहे ये वाला ए इधर लगाऊं, मैं सेम ही परम्यूटेशन मानूंगा, क्योंकि बेसिकली यूनिक नहीं है ना। मैं इस वाले ए को फर्स्ट पे लेता हूँ या इस वाले ए को फर्स्ट पे लेता हूँ, दोनों ही केसेस में एट द एंड ऑफ द डे सेम ही स्ट्रिंग बन रही है। तो मैं इन दोनों को एक ही काउंट करना है अपने को, इस, है ना, अपने को एक ही काउंट करना है। तो लेट्स से ये सब प्रॉब्लम है, यूनिक परम्यूटेशंस कितनी है ये बताना है। तो इसके लिए एक सीधा साधा फॉर्मूला भी रहता है। टोटल लेंथ है इधर स्ट्रिंग की 6, है ना। ए की फ्रिक्वेंसी है 2, बी की फ्रिक्वेंसी है 3 एंड सी की फ्रिक्वेंसी है 1। तो फॉर्मूला क्या रहता है, 6 फैक्टोरियल दैट इज द लेंथ ऑफ द टोटल स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय इनकी इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसीज का परम्यूट फैक्टोरियल्स, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इससे डिवाइड करके जो भी आएगा इतनी टोटल यूनिक परम्यूटेशंस बनती हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, द आइडिया इज, इनिशियली अपन इनको यूनिक कंसिडर कर लेते हैं। अपन कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से हमारे पास में 6 यूनिक करेक्टर्स हैं, हम इसे और इसे अलग अलग मानते हैं, तो हमारे पास में 6 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस रहेंगी। अब इन 6 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस में एक परम्यूटेशन लेट्स से ऐसी है A1 A2 B1 B2 B3 C, है ना, एंड एक परम्यूटेशन ऐसी है A2 A1 B1 B2 B3 C। तो यार ये दोनों की दोनों सेम ही परम्यूटेशन है ना, यूनिक, लाइक हमें यूनिक परम्यूटेशन चाहिए थी। एट द एंड ऑफ द डे हम A2 A1 नहीं देखेंगे, हम ए देखेंगे बस, कि ए और ए आ रहा है ना। तो होना क्या है, ए वाले करेक्टर की या बी वाले करेक्टर की देखो तो इसकी आपस में अपनी 3 लोग हैं तो 6 परम्यूटेशंस बन सकती हैं, है ना, कि बाकी सारे करेक्टर्स अपनी सेम जगह पे हैं एंड बस बी वाले ये आपस में परम्यूट कर रहे हो और 6 आ रहे हो, जैसे ए वाले थे। तो अगर एक करेक्टर 2 बार आ रहा होगा या मान लो एक करेक्टर 4 बार आ रहा होगा, तो सिर्फ उनकी जो आपस में परम्यूटेशंस बन सकती हैं उसके कारण वो 24 बार काउंट हुई होगी वो स्ट्रिंग, है ना। तो कुल मिला के अपन बस वही चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिवाइड कर देते हैं कि जो जो करेक्टर जितनी जितनी बार है उतनी फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दो, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो अब अपन का क्या है ना, अपन ने डिसाइड कर लिया था अपन कि ए आर था 2 बार, बी था 1 बार एंड सी था 1 बार। तो अपन ने डिसाइड कर लिया था यार अपन ए को रखेंगे इवन पोजीशंस पे एंड बी और सी को रखेंगे ऑड पोजीशंस पे। तो कितनी परम्यूटेशंस बन सकती हैं टोटल, इसको अपन ऐसे काउंट कर सकते हैं कि भाई
n/2 जगह थी टोटल, एंड एनी इसकी फ्रीक्वेंसी भी n/2 ही है। तो n/2 फैक्टोरियल बेसिकली टू थे ना, इवन दो पोजीशंस थी इवन, एंड दो ही टू की फ्रीक्वेंसी, ए की फ्रीक्वेंसी है। तो 2 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल 1, एंड ऑब्वियसली ए एक ही वे अपने पे रखने का। बी और सी के लिए देखोगे तो यार दो लोग हैं, एंड 1 फैक्टोरियल डिवाइड करो ना करो एक ही बात है, तो एट लास्ट 2 वेज आते हैं, है ना, बी सी और सी बी। तो अपने पे दो परम्यूटेशंस बन रही हैं जिसमें तुम ए को इवन जगह पे रख रहे हो, बट ऐसे बहुत कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि भाई इवन वाली पोजीशंस पे तुम कौन कौन से सबसेट्स चूज कर रहे हो। अभी फिलहाल 3 ही करेक्टर हैं, बट सारे करेक्टर्स होते बहुत सारे, लाइक ए से जेड के सारे करेक्टर्स होते, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे बनने। तो अपन को ये भी जानना है कि भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग सबसेट ऑफ characters from A to Z such that um, sum of frequencies is equal to जो भी E1 की पोजीशन है, जैसे n/2, E1 या ऑड जिसकी भी एक की तो आएगी ना n/2 लोअर वाली। अगर आपका ऑड लेंथ की भी स्ट्रिंग होगी तो उस केस में भी एक तो होगा n/2 का इक्वल साइज, है ना। तो अपन को बस ये निकालना है भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग अ सबसेट ऑफ दीज करेक्टर्स। अब एक चीज़ जो अपन ने पहले बात की थी, अपन को एक्चुअली करेक्टर से फ़र्क नहीं पड़ता, अपन को सिर्फ फ्रिक्वेंसी से फ़र्क पड़ता है। आपके पास में अगर प्रॉब्लम में ऐसा होता भाई बी आ रहा है 2 बार, ए आ रहा है 1 बार, एंड जेड आ रहा है 1 बार, तो भी आपका आंसर 4 ही आने वाला है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स का। इट वोंट अफेक्ट योर आंसर एट द एंड, है ना। अपन को सिर्फ ये जो नंबर्स हैं सिर्फ इन्हीं से फ़र्क पड़ने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। कौन सा करेक्टर की कितनी फ्रीक्वेंसी है इससे नहीं, फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है। फ्रीक्वेंसी जैसे 211 है तो आंसर 4 ही आएगा, चाहे कोई से ही करेक्टर्स हो। तो अपन क्या है यही दिमाग लगा सकते हैं कि भाई अपन मान सकते हैं अपन पे 26 नंबर्स गिवन है, अपन को 26 नंबर्स गिवन है प्रॉब्लम में, एंड हमें बताना है नंबर ऑफ वेज, बेसिकली 26 साइज का एरे था, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग और बेसिकली नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स विद सम इक्वल टू n/2। एंड ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, सबसेट सम इक्वल टू के, है ना। यू माइट हैव हर्ड दिस थिंग, सबसेट सम इक्वल टू के, दिस इज हाउ द प्रॉब्लम इज नोन। कि आपको एक एरे में ये बताना है कितने ऐसे सबसेट्स हो सकते हैं जिनका सम के इक्वल हो, जो के इधर एक इंटीजर है जो कुछ भी हो सकता है जो प्रॉब्लम में गिवन होगा। तो सिंपल है ये चीज़, अगर आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग वाला प्रॉब्लम आपने पहले से सॉल्व कर रखा है तो आपको पता होगा कि कैसे करना है। अगर नहीं कर रखा तो जस्ट सर्च ऑन इंटरनेट सबसेट सम इक्वल टू के एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम फर्स्ट। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो इस वाली को खुद से करने का ट्राई करना, खुद से नहीं होता है तो एडिटोरियल देखना। एंड इन केस आपने डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी तो अभी के लिए छोड़ दो फिर प्रॉब्लम ये वाला। अब मेरे को एक्चुअली मेरे को डी प्रॉब्लम जब शुरू कर रहा था तो उस टाइम पे बताना चाहिए था प्रीरिक्विजिट्स में डीपी, माय बैड। एंड फॉर नाउ आई एम एज्यूमिंग कि आपने डीपी पढ़ रखी है एंड आपको पता है सबसेट सम इक्वल टू के वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है, तो ये चीज़ बहुत ईजी है करनी आपके लिए। तो अब अपन पे क्या है ना, सब नंबर ऑफ सबसेट्स विद सम इक्वल टू n/2 से अपने को ये पता चल जाएगा ऐसे कितने वेज हैं ये चूज करने के कि कौन से करेक्टर्स आप इवन पोजीशन पे डाल रहे हो और कौन से करेक्टर ऑड पोजीशंस पे, है ना। अब बात क्या है,
ये जो इवन ऑड पोजीशंस थी, देखो अगर मुझे पता था कि मैं इन पोजीशंस पे कौन कौन से एलिमेंट्स डालने वाला हूँ, तो मैं क्या करता, n/2 फैक्टोरियल और इधर करेक्टर्स की जो जो फ्रीक्वेंसीज थी उससे डिवाइड कर देता। बट अब तो मेरे को यही नहीं पता ना मैं इधर करेक्टर्स कौन कौन से डालूंगा, तो डिवाइड कैसे करूँ, ये प्रॉब्लम दिमाग में आनी चाहिए, है ना। होपफुली सॉल्यूशन भी कुछ को स्ट्राइक कर जाए कि भाई कोई करेक्टर हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं सारे करेक्टर्स को, जितने भी मेरे पास में ए आ रहे हैं, चाहे चाहे ए इधर आ रहे हो इनमें, या चाहे मेरे ए इनमें आ रहे हो, अगर मैं उनको यूनिक कंसिडर करता हूँ, चार अकरेंसेस को A1 A2 A3 A4 कंसिडर करता हूँ, तो उस केस में तो मेरे पास में ये सारे के सारे करेक्टर्स को मैं लाइक अलग अलग मान रहा हूँ, यूनिक मान रहा हूँ कि भाई n/2 अलग अलग करेक्टर्स हैं। तो n/2 परम्यूटेशंस हो गई मेरी अभी वाली करंट अरेंजमेंट की, जहाँ पे मैंने डिसाइड कर रखा है कौन कौन से करेक्टर्स इधर डालने हैं। एंड इनकी मेरी हो गई n+1/2 फैक्टोरियल, बेसिकली n/2 सील फैक्टोरियल, इतनी परम्यूटेशंस डिवाइड कर दो। अब भाई ए चाहे मेरा इधर आए या इधर आए, एट द एंड ऑफ द डे डिवाइड में किससे करता, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए से, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फैक्टोरियल से। तो ए की जो भी फ्रीक्वेंसी होती उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ऐसे ही बी की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो करना तो मेरे को सेम ही प्रोसेस था, वही सेम चीज़ कर लेंगे आगे भी, है ना। तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए, नो मैटर व्हाट द अरेंजमेंट इज, मेरे पास इतनी ही परम्यूटेशंस बनने वाली हैं, ये चीज़ हमने नोटिस करी अभी। एंड कितनी अरेंजमेंट्स हैं ये हम डीपी से निकाल सकते हैं। लेट्स से मैं उसे कहता हूँ वेस, जो हम डीपी से निकाल रहे हैं उसको अपन बस इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, तो इसको मॉड्यूलो 9983, जो भी बड़ा सा नंबर आता है 8 डिजिट का मॉड्यूलो वाला, 99, अच्छा 998244544353, मैं हर बार भूल जाता हूँ नंबर। बेसिकली ये जो गंदा सा नंबर है उससे मॉड करना है। अब इसके लिए क्या है, थोड़ा सा ओवरफ्लो का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अपना जो सॉल्यूशन दिखाऊंगा उसके अंदर क्या है, मैं एक टेम्पलेट लिख रखी है मैंने, मतलब दूसरों की देख देख के लिखी है, अपना खुद का काम नहीं है। एक मिंट नाम से या मॉडेंट कह लो, इस नाम से एक टेम्पलेट है। तो उसमें क्या है ना, जैसे आप इंट बनाते हो, इंट की जगह आप सिर्फ एक मिंट बना दो, जो कि एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इंटीजर होगा। एंड आप सारे ऑपरेशंस जो प्लस माइनस के थे वो जैसे इंट में करते वही सेम चीज़ आप मिंट में करोगे। बस बात इतनी है कि अगर आपके पास में एक मिंट वाला वेरिएबल बना रखा है, मान लो ए, जिसकी वैल्यू है 10⁻⁹ लेट से, और मॉड मेरा 10⁻⁹ है मान लो किसी प्रॉब्लम में, और मैं ए में 2 ऐड करता हूँ, तो वो खुद ही 10⁻⁹ बनता ना इंटीजर के केस में। बट मैं फिर मॉड मैनुअली करता। इस केस में क्या है, मिंट वाले में आ, हमने कुछ फंक्शंस बना रखे होते हैं, जिससे फंक्शंस ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रखी हो, तो उससे क्या होता है, प्लस के टाइम पे वो खुद ही इंटरनली देखता है कि यार बड़ी वैल्यू हो गई तो छोटा कर दो नंबर को, तो वो उस नंबर को छोटा बना के 2 कर देगा। एंड चिल है फिर सीन, सॉरी 2 नहीं 1 बनेगा, आई थिंक हाँ 1 बनेगा नंबर, तो वो उसको खुद ही 1 कर देगा। 10⁻⁹ मॉड लो 10⁻⁹ अपना 1 बन गया। और अगली चीज़ क्या है, अपने को फैक्टोरियल वगैरह का सीन है, इन्वर्स फैक्टोरियल का भी सीन है, तो इसके लिए क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर लिख रखा है मैंने कॉम्प, ये भी खुद का लिखा नहीं है, ये भी दूसरों को देख दाख के थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स करी हैं बस अपने यूसेज के लिए। तो इसमें क्या है, कुछ कुछ फंक्शंस हैं, फैक्टोरियल, इनवर्स फैक्टोरियल। ये वैसे जो मैं अभी फ़िलहाल चीज़ें बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम के रिलेटेड नहीं है, सिर्फ मैं कूल लगती है चीज़ इसके लिए बता रहा हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो। मतलब सिर्फ देखने में
ऐसा नहीं है कि कूल है देखने में अच्छा है, ये एक्चुअली यूज़फुल भी है। इसने मेरे को बहुत बार गलती करने से बचाया, लाइक मिंट के केस में क्या है, बहुत रेयर कभी कुछ मिस्टेक आती है, क्योंकि मैनुअल एरर नहीं रहेगा। आप मैनुअली अगर बार बार खुद ही मॉड करना पड़ रहा है तो कहीं पे भूल सकते हो, ओवरफ्लोज वगैरह हो सकते हैं। मिंट के केस में वो सब बच गया। कॉम के केस में क्या है, कोई फैक्टोरियल वगैरह मैनुअली कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे, तो वही अगर मैं बार बार किसी चीज़ का कोड लिखता हूँ तो उसमें कहीं पे हो सकता है कुछ एक आध ऑपरेटर का भी हो ना, प्लस माइनस की भी दिक्कत, तो उससे मेरा पूरा रॉन्ग आंसर वगैरह आ सकता है, कहीं पे हो सकता है ओवरफ्लो हो जाए सबमिट करने पे। उस सब से बच जाऊंगा मैं। एंड ये काफ़ी ऑप्टिमाइज भी रहता है जो टेम्पलेट ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो फैक्टोरियल, इनवर्स फैक्टोरियल, एनसीआर वाला फंक्शन एंड इनवर्स, सो दीज थिंग्स आर देयर। तो बस इन्हीं फंक्शंस का यूज़ करके फैक्टोरियल वगैरह का सीन निपटा लेंगे अपन। तो मैं कोड दिखाता हूँ मेरा। ये मेरी शुरू में टेम्पलेट है मॉडेंट की और मिंट जिसको लिख रखा है अभी। एंड एक ये छोटा सा टेम्पलेट है कॉम्ब डेटा स्ट्रक्चर की। ये छोटी होनी चाहिए थी बट पता नहीं बड़ी दिख रही है, ऐसा क्यों भाई, पता नहीं, मतलब मैं, ठीक है हाँ, बड़ी भी नहीं है इतनी। ये टेम्पलेट है, तो इसमें क्या कुछ कुछ फंक्शंस हैं, फैक्टोरियल इनवर्स एंड एनसीआर। नाम सही समझ आ रहा होगा कि क्या करते हैं। तो मैंने इनपुट्स लिए एंड टोटल लेंथ निकाल ली जो स्ट्रिंग बनानी है उसकी। डीपी एरे बनाया जिससे मैंने क्या है डीपी लगा के ये निकाल लिया मैंने कि भाई n/2 सम के कितने सबसेट्स हैं, 5 सम के कितने सबसेट्स हैं, एंड सो ऑन। अपने को सिर्फ n/2 से मतलब है बाकी। और n/2 वाले जितने सबसेट्स हैं वो मैंने शुरू में आंसर बोल दिया कि भाई इतने तो मेरे पास में वेज हैं, अलग अलग अरेंजमेंट्स। अब इनकी आपस में जो परम्यूटेशंस है, तो परम्यूटेशन से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कि भाई जो n/2 करेक्टर्स हैं इनको आपस में परम्यूट कर दो, n+1/2 करेक्टर्स हैं इनको आपस में परम्यूट कर दो। फिर जो रिपीटिशंस हैं उनको डिवाइड करता गया मैं एक एक करके। डिवाइड करने के लिए या तो डिवाइड कर देते फैक्टोरियल ऑफ काउंट आई से, या फिर इनवर्स ऑफ फैक्टोरियल ऑफ काउंट आई से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। ऐसे करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि इनवर्स फैक्टोरियल इधर प्री कैलकुलेटेड है ना। डिवाइड करने के केस में वो बार बार लॉग का टाइम आएगा, बट ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। एंड फिर बस प्रिंट कर दो। तो कोड काफ़ी सिंपल है, ऊपर का जो भी था ये तो मैंने कॉपी पेस्ट ही मारा है, तो मेरे को उसमें तो कुछ लिखना नहीं था, मेरे को सिर्फ इतना सा कोड लिखना पड़ा, है ना। एंड ये वाले जो प्रॉब्लम था, फोर्थ प्रॉब्लम, इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकता है आपको हल्की सी कंफ्यूजिंग या कॉम्प्लिकेटेड लगी हो, क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल है। एंड मैंने स्पून फीड नहीं करा है या बहुत कम करा है, क्योंकि मेरा मानना है कि यार आपको अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है वो बेटर है, बट इल्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने दूसरे के एक्सप्लेनेशन देख के समझ लिया और मेरे को चीज़ आ गई। वो उससे अच्छा है कि मैं कम ही बताऊँ, मतलब मैं पूरा स्पून फीड ना करूँ जिससे आपको खुद का दिमाग लगाना पड़े एंड आपको समझ आए कि यार अगर कोई चीज़, मतलब वीडियो देखने पे लग रहा था भाई समझ आ गई बट नहीं आई हो, वो चीज़ का पता चलेगा। तो इसलिए ऐसे करें। बाकी आप फीडबैक में बता देना अगर आपको ये सही नहीं लग रहा। मैंने अपनी तरफ से जो मेरे को बढ़िया लगा वैसे पढ़ाना चाहा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे को अगर कोई डाउट होता है या तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मतलब कहीं ऐसे नंबर मांग मूंग के मत करना, उसकी जगह तो डिस्कॉर्ड पे कर लेना। बट वैसा अगर जानते हो, मान लो कॉलेज के जूनियर हो, तो उस केस के लिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके डाउट्स पूछ सकते हो। बाकी खैर कौन ही देखता है मेरी वीडियोस। बाय बाय।